हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम कैपेसिटर का अपना लास्ट एपिसोड आज देखते हैं, कंप्लीट करना है आज कैपेसिटर, ठीक है। और मिसलिनियस टॉपिक में कवर करूंगा कैपेसिटर का ये वाला टाइप, ठीक है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। हम क्या करने वाले हैं, एक कैपेसिटर बनाने वाले हैं। समझ लो ये है मेरे पास कैपेसिटर, ओके। और इस कैपेसिटर को ऑलरेडी मैंने चार्ज दे चुका हूं। इसमें पहला केस है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं केस 1, और इसको बोला जाता है व्हेन बैटरी रिमूव्ड। बैटरी रिमूव्ड, ये केस है हमारा पहला, जिसके अंदर हमने बैटरी निकाल दी है। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, इसकी प्लेट पर यहां पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, ठीक, इस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए, और हमने फिर बैटरी को निकाल दिया। अब बैटरी निकालने के बाद में क्या करना है, अब इसके अंदर में हमको एक डाइलेक्ट्रिक डालना है प्लेट। तो ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है देखो, और इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। समझ लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है वो एग्जैक्टली सेम विड्थ की है जो विड्थ का हमारा कैपेसिटर का सेपरेशन है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक, ऐसे कर दिया मैंने। और हमारी जो प्लेट है ऑब्वियसली उनका एरिया ए होगा हमारी प्लेट्स का, ये भी हमको ठीक है, ये ठीक से हमको पता है, ओके। देन अब हमको देखना ये है कि बैटरी रिमूव करने के बाद में यहाँ होता क्या है। अगर मैंने बैटरी रिमूव कर दिया तो मेरे पास कौन कांस्टेंट हो गया बोलो जरा। तो मैं कहूँगा चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट अंदर आ भी जाए, बाहर से आप डाल रहे हो ना उसको, तो एक्चुअली ठीक है, तो बाहर से अगर वो आ भी जाती है तो चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। मैं कहूँगा कि चार्जेस तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ओके, क्योंकि चार्जेस को आपने बाहर जाने के लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, वो वहाँ बैठ गए ना, आके बस बैठ गए, समझो खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर, ठीक है, माइनस वाली, और ये लिख देंगे इसको प्लस वाली चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर में क्यू चार्ज इंड्यूस होता है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है, वो इंड्यूस चार्ज है, यहाँ पे हमारा चार्ज है, ठीक है। ये सब कुछ आपको मालूम है पहले से, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं मेनली कि चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। अब चार्ज अगर कांस्टेंट है तो सबसे पहला इफेक्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्या वोल्टेज इनके पास में फिक्स है, तो ऑब्वियसली इसको हमने एक बार चार्ज करके छोड़ दिया ना, तो इसको आप वोल्टेज दोबारा देने वाले नहीं है, ठीक है, दोबारा वोल्टेज देने वाले तो नहीं है। तो अब हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहली कि कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा। तो हम बोलेंगे व्हाट अबाउट कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमारे कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में बताओ कुछ। तो हम लिखेंगे कि एज सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है, क्यू अपॉन वी होता है। दूसरा लिखोगे फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर वी अपने को नहीं मालूम ना अभी, तो दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, ठीक है, ऐसा हो जाता है ये। और ये एयर के लिए हो गया, एयर के लिए जब एयर मीडियम था। उसके बाद में सी मीडियम इज इक्वल्स टू ए के एप्सिलॉन 0 बाय डी, मतलब ये किसके लिए हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने के बाद हो गया। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने के बाद ऐसा होता है तो हम लिखते हैं कि कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल्स टू के टाइम्स कैपेसिटी इन एयर, मतलब क्या हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सी इंक्रीज्ड, सी इंक्रीजेस। सी की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली है, ये तो हमको पहले से मालूम है, ठीक है। तो सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अच्छा चलो, सी की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके बाद में अगर मैं देखूं कि वोल्टेज का क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी हो जाएगा, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे उसको। या फिर आप जो है तो अगर C की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो तो ये कितना आ जाता, Q अपॉन, क्योंकि Q चेंज नहीं हो रहा ना, कांस्टेंट है वो, तो C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन 0 बाय D, तो ये D चला गया ऊपर। अच्छा, और V फाइनल कितना हो जाएगा, देखो ये V इनिशियल है, और V फाइनल कितना हो जाएगा जब प्लेट इंसर्ट कर दोगे उसके बाद, प्लेट इंसर्ट करने के बाद, तो V फाइनल की वैल्यू हो जाएगी Q के सेम रहने वाला है, ठीक है, D ये भी सेम रहने वाला है, A एप्सिलॉन 0 के साथ में आ जाएगा A के एप्सिलॉन 0,
है ना, ए के एप्सिलॉन 0 बाई डी, तो डी ऊपर चला गया। अब मुझे बताओ कि वी फाइनल और वी इनिशियल के अंदर में आपको दिख रहा है कि क्योंकि क्यू डी एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है तो ए भी कांस्टेंट है, तो फिर हम के के साथ क्या हो जा रहे, वी फाइनल बोले तो क्यू डी ए एप्सिलॉन 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी इनिशियल डिवाइड बाय के, है ना, वी इनिशियल डिवाइड बाय के। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एज कि वी जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या होता है, डिक्रीजेस, वी डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ज और कैपेसिटी देखने को मिल रही है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। एक मैं इसको डायरेक्ट रिलेशन से बता सकता था इतना लिखे बिना, कि अगर आप देखते हो चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो वी क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, वी होगा डिक्रीज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। अगर D कांस्टेंट है, इनके बीच में का D बदल नहीं रहा, तो E और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि E ऑल्सो इंक्रीज, डिक्रीजेस, है ना, अगर V डिक्रीज हुआ तो E भी डिक्रीज होगा, V भी डिक्रीज होगा, E भी डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज हो गए। अच्छा, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आई है। अब देखते हैं व्हाट अबाउट फोर्स, व्हाट अबाउट फोर्स, फोर्स ऑन प्लेट। यहाँ पे प्लेट पर कितना फोर्स था, इनिशियल फोर्स, इनिशियल में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में अगर आपने फोर्स लिखा ना तो वो होता है आपका कि क्या लिखे थे अपने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ऐसे लिखे थे आपने, तो मुझे बताओ कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है फिर, है जी, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाय ए होती है, ठीक है, तो क्यू तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका इनिशियल फोर्स। अच्छा, फाइनल फोर्स देखते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइनल फोर्स निकालते हैं, तो मैं बोलूँगा फाइनली फोर्स एफ फाइनल इज इक्वल टू, फोर्स एफ फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो ये वाली प्लेट पे अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, हमको मालूम है कि इसको छोड़ के बाकी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ती है। तो देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चार्ज क्यू है ना, ये माइनस चार्ज क्यू है, ये माइनस चार्ज क्यू है, समझो, तो ये क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, ये इंड्यूस चार्ज की वजह से बनने वाली है, और ये प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी बनने वाली है, यानी कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू ई किसकी वजह से, यानी फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ई किसकी वजह से, तो मैं लिखूंगा ई ड्यू टू क्यू, ये इनकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, ऐसे लिखूंगा ई ड्यू टू माइनस क्यू प्लस ई ड्यू टू क्यू इंड्यूस प्लस वाला, और प्लस ई ड्यू टू क्यू इंड्यूस माइनस वाला, है ना, ठीक है, ये दिख रहा है ना यहाँ देखिए, ओके ठीक है, तो मैंने कहा कि इतना होगा। अब देखो क्यू इंड्यूस प्लस चार्ज और क्यू इंड्यूस माइनस चार्ज, क्यू इंड्यूस माइनस और क्यू इंड्यूस प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, प्लस की वजह से उधर होंगी, तो दोनों भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, और ये दोनों हो जाएंगे जीरो। तो अगर इनको जीरो मान लिया तो बचा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले की, तो माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जो कि उसको बुला रही होगी पॉजिटिव साइड में, तो मेरे पास में जो फाइनल एफ आएगा, एफ फाइनल विल बी इक्वल टू सिर्फ क्यू इंटू ई क्यू, और ई कितना है, ये तो टोटल यही होगा, फाइनली फोर्स इतना ही होगा, तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यही होगा फाइनल फोर्स। तो हम बोलेंगे कि फोर्स एफ इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स एफ फाइनल, ठीक है, फोर्स एफ फाइनल, कोई चेंज नहीं होता है, फोर्स के अंदर में कोई चेंज नहीं होता है। आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेट अगर इंसर्ट भी कर दी तो फोर्स में चेंज नहीं आया, कब, लेकिन जब इसको बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे बैटरी निकाल दी गई है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पड़ा, इसमें से बैटरी निकाल दिए तब की बात हो रही है ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओके यहाँ पे एनर्जी के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी हाफ सी और वी का स्क्वायर, ऐसा होगा, सी और वी दोनों बदल रहे हैं, ये छोड़ दो, हाफ क्यू वी ले लो, है ना, हाफ क्यू वी, क्यू कांस्टेंट है, वी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वी क्या हुआ,
अरे वी क्या हुआ, डिक्रीज, तो आई क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज। अरे समझे बात को, एनर्जी विल डिक्रीज डायरेक्ट देख के बोल सकते हो ना आप इसके अंदर में, एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के साथ में। एज वी डिक्रीज हो रहा है, यू आई भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, क्यू आई इक्वल्स टू हाफ क्यू वी, है ना। और फाइनल कितना लिख सकते हो, फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू और वी फाइनल, है ना। इसको वी इनिशियल बोल दो और इसको वी फाइनल बोल दो। अब वी फाइनल क्या हो रहा है, वी फाइनल आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ इसको मैं। तो वी फाइनल डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वी फाइनल एक्चुअली हो कितना रहा है, तो अपन बोलेंगे वी फाइनल बोले तो वी इनिशियल का डिवाइड बाय के हो रहा है। इसको यहाँ रख दिया तो ये वैल्यू कितनी बताएगी, ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू हाफ क्यू और वी फाइनल बोले तो वी आई बाय के, यानी कि आपकी जो एनर्जी है यू फाइनल ये हो जा रही है यू इनिशियल बाय के। समझे बात को ना, ठीक है, यू इनिशियल बाय के इतना हो रहा है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है आपकी। तो आपके पास में ये फॉर्मूले मालूम पड़ गए आपको कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जा कहाँ रही है, एनर्जी यू आई बाय के हो गई, मतलब क्या आप अगर बोलोगे कि एनर्जी गई कितनी, देखो चेंज इन एनर्जी कितना आया होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है देखो, यू आई बाय के माइनस यू आई, ये हो जाएगा यू आई, कुछ भी रखो ना उसकी जगह पे वैल्यू, 1 बाय के माइनस 1, है ना। यू आई की जगह पे क्या रख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर रख सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी रख सकते हो, है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है और सी चेंज हो रहा है आपका, तो ये आ जाएगा 1 बाय के माइनस 1। अब यहाँ पे अगर के की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, देखो, है ना, के की वैल्यू में क्या करता हूँ 5 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो 5 ऊपर गया, 1 माइनस 5 माइनस 4 बाय 5, यानी कि माइनस 0.8। तो ये जो नेगेटिव आया था हम क्या बोलेंगे कि दिस goes in negative work done by external agent, एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि आपको मालूम है ना एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है नेगेटिव होता है, और हम उसके बाद में फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क लेते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से किसी ने तो ढकेला होगा ना उसको, ठीक है, उसने ढकेला होगा, फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट वाला लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उसने नीचे की तरफ उसको ढकेला, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि फोर्स उसके ऊपर जिस दिशा में लग रहा है आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है तो डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, देयरफॉर नेगेटिव वर्क डन आया और वो नेगेटिव वर्क डन यहाँ पर गया है, ठीक है। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हमने जो पहले जो चीज़ें लिखी, चार्ज के साथ क्या हुआ, वी के साथ क्या हुआ, क्यू के साथ क्या हुआ, वो चीज़ आपको अच्छे से बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। मैं उसको समरी आपको बता दूंगा, पहले ये डिटेल में समझ लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि सेकंड केस है हमारा, बैटरी कनेक्टेड है। अब बैटरी क्या क्या कनेक्ट किया है और आप इसको क्या कर रहे हो, अंदर की तरफ ढकेलते हो, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट कर रहे हो, चार्ज है कैपेसिटर पर, ठीक है, पहले से चार्ज है इसके ऊपर में, माइनस प्लस के चार्ज से इसके ऊपर में चार्ज कितना होगा, तो मैं बोलूँगा इनिशियल चार्ज क्यू आई होगा, समझ लो ऐसा, क्यू आई का इनिशियल चार्ज होगा उसके ऊपर, और वोल्टेज जो है वी फिक्स है ये, ठीक है, ये फिक्स वोल्टेज है वी। अब यहाँ होगा क्या वो ज़रा समझते हैं। जब ये अंदर आएगा तो हमारे पास में कांस्टेंट कौन दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते हैं सबसे पहले कि वोल्टेज इज कांस्टेंट, यानी कि वी इज कांस्टेंट, ठीक है ना, ऐसा बोल दूंगा मैं। सबसे पहले यही लिखना, जो कांस्टेंट है सबसे पहले लिख देना, कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद में सी को लिख के देखते हैं, तो मैं सी की वैल्यू बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्यू बाय वी, है ना। तो अब क्या होने वाला है, देखो कि वी कांस्टेंट है तो क्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपन, अरे है कि नहीं, बस से क्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्यू क्या होने वाला है मैं उसके अंदाज में बात कर सकता हूँ आपसे, या फिर हम जो है तो उसको लिख कर देख सकते हैं। उसको लिख के देखेंगे तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है कि सी एम इक्वल्स टू सी एयर इंटू के, है ना, इंटू के। तो मतलब ये तो पता है ना कि सी तो बढ़ने वाला है, बोल के तो सी तो बढ़ने वाला है, सी इंक्रीजेस, ऐसा तो ये मालूम ही है पहले से, ये दोनों केस में इंक्रीज होने वाला है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सी इंक्रीज होता मतलब, ठीक है, उससे वी का और क्यू का कोई रिलेशन नहीं है, उसको नहीं देखने का, सिर्फ सोचने का कि ये हो जाता है इंक्रीज, सी इज इंक्रीजेस। अच्छा, सी इंक्रीज हो गया, उसके बाद अपन सोचते हैं कि इनिशियल चार्ज के बारे में बता दें कुछ तो भी, तो हम बोलते हैं कि इनिशियल चार्ज कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि सी इंटू वी तो कांस्टेंट है और सी ये पहले वाला है, सी एयर वाला है, सी एयर इंटू वी। अच्छा, फाइनल वाला चार्ज कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू सी एम इंटू वी, है ना, सी एम इंटू वी। सी एम की वैल्यू कितनी है, के सी, अरे के सी है ना, और के सी वी, ये बन गया आपका क्यू फाइनल, ये बन गया आपका फाइनल क्यू। तो क्यू फाइनल आपके पास में आ चुका है। अब देखा जाए तो चार्ज क्या हुआ है,
बढ़ गया है, चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज, तो मैं लिखूंगा चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। अरे है कि नहीं बात सही, चार्ज इंक्रीज हुआ है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्यों, देखो चार्ज इज इक्वल टू सी वी है, सी ये बढ़ रहा है, v कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अपने को ये पता चला यहाँ से कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और ये हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज हुआ है, v बाई डी जो होता है, v बाई डी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई डी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई डी होती है तो d कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हुई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, कांस्टेंट। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी। एक्चुअली यहाँ हो रहा क्या है, अब सीन समझो, देखो ये जैसे ही अंदर आता है तो क्या होता है, हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, नेट हमारी जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है ना, उसको अपोज करती है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो जाए शुरू हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बीच में की। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये हो जाता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या बोलता हूँ कि चार्ज जो है ये इंक्रीज होते हैं, अगर चार्ज इंक्रीज होंगे तो वो इसको मेंटेन रखते हैं, इक्वल मेंटेन रखते हैं। मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फिर से सुनो, जैसे ही ये इंसर्ट होना शुरू होता है के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक जो है अंदर इंसर्ट होना शुरू होता है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनिशियली डिक्रीज करता है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस मेंटेन रखने के लिए आपको वहां पे उतने चार्ज दरकार है, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड है। तो वो चार्ज कौन देगा, तो ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकता है ना, एनर्जी वगैरह सब। तो ये क्या करता है, हमारे चार्ज बढ़ा देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करता है वो, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर आएगा नहीं। तो एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो बोला जरा, ठीक है, अब ये अंदर आ रहा है ना धीरे धीरे, तो एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी और वी का स्क्वायर। v कांस्टेंट है इसलिए ये फॉर्मूला ले लो, अगर q कांस्टेंट होता तो q भी लेते थे, v कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला ले लिए, c इंक्रीज हो रहा है तो u भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इफ कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात ये पता चली कि एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, ये वाले केस में, है ना, ये वाले केस में। और पुराने वाला जो पहले वाला जो केस था हमारा, बैटरी रिमूव्ड वाला केस जो था, उसके अंदर एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज। तो हम क्या बोलते हैं कि बाय नेचर all system tries to be in lowest potential energy, या एनर्जी बोलो, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। देयरफॉर अगर आप देखते हो पहले कैपेसिटर सिस्टम में क्या हो रहा था, बैटरी जब रिमूव कर रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज, और जब बैटरी कनेक्टेड रह रही है तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कौन से वाला जो सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा इसको आने के लिए अंदर, एक सिस्टम इसको अंदर बुलाने के लिए सपोर्ट करता है और एक सिस्टम इसको ढकेलता है बाहर, रिपेल करता है। एक सिस्टम इसको अट्रैक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक को और एक सिस्टम जो है इसको रिपेल करता है। कौन रिपेल करेगा बोलो, तो हम बोलेंगे कि अट्रैक्ट वो करेगा जिसको उससे फायदा है। फायदा किसका है, जिसका लोएस्ट एनर्जी हो रही है, मतलब जिसकी एनर्जी कम हो रही है। मतलब जो केस रिमूव्ड वाला केस है ना, जो डाइलेक्ट्रिक रिमूव्ड, सॉरी बैटरी रिमूव्ड वाला जो केस है ना, तो बैटरी रिमूव्ड वाले केस में क्या होगा कि वो वाला सिस्टम जो है आपका डाइलेक्ट्रिक को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि देयरफॉर सिस्टम विथ बैटरी रिमूव्ड system with battery removed will support insertion। आप जो इंसर्शन कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक का, उसको सपोर्ट कौन करता है, उसको सपोर्ट करता है हमारा पहले वाला सिस्टम जिसमें बैटरी रिमूव थी, क्योंकि बैटरी रिमूव के अंदर में क्या होगा, उसकी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देयरफॉर यानी कि कैपेसिटी तो बढ़ेगी लेकिन उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये उसको फायदा है, इसीलिए वो अंदर बुलाएगा। और ये वाला जो सिस्टम है जिसके अंदर कैपेसिटी तो बढ़ती है लेकिन इंक्रीज होती है एनर्जी भी, तो ये वाला सिस्टम इसको रिपेल करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी आप एनर्जी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का लॉस यानी कि आपके पास में फॉर्मूला है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो या फिर हाफ क्यू वी लिख दो, हाफ क्यू वी वाला फॉर्मूला लो, हाफ क्यू वी, बाद में क्यू कितना हो जाता है,
के सी वी हो जाता है, तो के सी वी स्क्वायर आ जाएगा ना फिर ये एनर्जी। अगर आप इनिशियल और फाइनल एनर्जी देखोगे फिर उनका डिफरेंस लो, उनका डिफरेंस जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, और एक्सटर्नल एजेंट से हाफ ऑफ दिस मच, इसका हाफ वर्क एक्चुअली वो लोग करते हैं। ठीक है, बैटरी कितना काम करती है आपको मालूम है ना, बैटरी का वर्क डन कितना होता है, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, बैटरी का वर्क डन होता है Q इंटू वी, है ना, बैटरी का वर्क डन क्यू वी होता है। ठीक है, ये अपने को मालूम है, तो वर्क डन बैटरी का क्यू वी हो जाएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा वो इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, इनिशियल आप एनर्जी लिख सकते हो, इनिशियल एनर्जी लिख दो, देखो वी कांस्टेंट है ना, वी कांस्टेंट है तो इसके फॉर्म में लिख दो हाफ क्यू वी लिख दो, और फाइनल एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ के सी वी और इसका स्क्वायर, है ना, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हो कि सी वी लिख सकते हैं ना इसको, हाफ सी वी स्क्वायर, और फाइनल देखेंगे तो क्योंकि सी की वैल्यू क्या हो रही है, सी की वैल्यू को मालूम है के सी हो जा रही है, सी की वैल्यू क्या हो रही है, के सी हो रही है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डैश के सी आ जाएगा, के सी और वी स्क्वायर जैसे कि वैसे। तो क्या हो रही है, एनर्जी, फाइनल एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी का डिफरेंस लोगे जब फाइनल माइनस इनिशियल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या बचेगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बचेगी हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस वन, है ना, इतना बचेगा। तो ये वाला जो है ये आपका वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट होता है। ठीक है, इतना होगा इसके अंदर। अच्छा, इनिशियल और फाइनल फोर्स के लिए कुछ कमेंट कर सकते हो क्या, इनिशियल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q जो उसके ऊपर में चार्ज था पहला वाला Q स्क्वायर अपन अपने कुछ तो फॉर्मूला लिखा था ना उसका 2 एप्सिलॉन 0 A लिखा था, है ना, फॉर्मूला ऐसे लिखा था। तो फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, देखो फाइनल फोर्स Q चेंज हो गया, Q कितना हो जाएगा, हमको मालूम है कि Q की वैल्यू होगी KCV, है ना, तो ये वहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा फाइनल फोर्स, मतलब फाइनल फोर्स विल इंक्रीज, तो हम बोलेंगे कि फोर्स इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज होता है। अरे बात समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ तक एक क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला केस। अब देखो जरा, देखो यहाँ पे ये है क्वांटिटीज, कैपेसिटी, चार्ज, पोटेंशियल, इंटेंसिटी और यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनर्जी। ठीक है, ऐसा बोला है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला केस आपको दिया हुआ जिसमें बैटरी इज रिमूव्ड, और दूसरा वाला जो केस है बैटरी रिमेन कनेक्टेड। ठीक है, ऐसा वाला केस दिया आपको दोनों में, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तो बैटरी रिमूव्ड वाले केस में आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी का क्या हुआ, देखो यहाँ पर कैपेसिटी सी डैश विल बी के सी, यानी कि कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहा यानी कि चार्ज सेम रहा, वोल्टेज क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि ई बाय के लिखा हुआ है ना, मतलब कि डिक्रीज हुआ, और एनर्जी देखेंगे तो आप एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो ये वाला केस जो है आपका बैटरी रिमूव वाले केस में एनर्जी डिक्रीज होती है, और बैटरी रिमेन कनेक्टेड वाले केस में क्या हो गया, सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, यानी कि ठीक है, ये तो कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज कितना हुआ, के इंटू क्यू हो गया। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो के सी वी हो जाएगा ये। अच्छा, V को देखेंगे आप तो V कांस्टेंट है क्योंकि, तो उसको हम लिखेंगे कि बैटरी मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। और उसके बाद देखेंगे E डैश जो है तो वो E के बराबर रहा, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो E भी सेम रहेगा। और जो एनर्जी है फाइनल, वो एनर्जी क्या हो गई है, एनर्जी इंक्रीज हो गई है ना, यूके हो गई एनर्जी, तो यू डैश इज इक्वल टू यूके, एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी अगर आपके पास बढ़ गई तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो सिस्टम है ये डाइलेक्ट्रिक को रिपेल करता है, और ये वाला जो सिस्टम है डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करता है। अगर समझ लो कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इफ नथिंग इज सेट टू बी एज्यूम दैट बैटरी इज डिसकनेक्टेड, यानी अगर आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि बैटरी का क्या करे, बैटरी लगाए रखे हैं या निकाल दिए हैं, तो डिफॉल्ट क्या ले लेना कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, ऐसा ले लेना। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि कनेक्टेड अगर है बैटरी तो फिर वो स्पेशल केस बना के उसका बोलेगा आपको कि बैटरी कनेक्टेड है बोल के। तो ठीक है, इस तरह से देखो। अब यहाँ पे एक और टेबल है, देखो ये टेबल आप जो है तो ड्रॉ भी कर सकते हो, आपके नोट्स में अगर है तो आप ये एक्चुअली पढ़ भी सकते हो आपके नोट्स में से, कि सेपरेशन अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर सेपरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, प्लेट्स का सेपरेशन चेंज किया हमने, ठीक है ना, प्लेट्स का सेपरेशन चेंज किया, क्योंकि सेपरेशन का C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A बाय D फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि D के साथ इनवर्स रिलेशन में हम। तो क्या होता है, अगर हमने सेपरेशन बढ़ा दिया तो इंक्रीज करने में सेपरेशन का क्या फर्क पड़ेगा, जहाँ पे बैटरी रिमूव में ये केस होगा, बैटरी रिमूव में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा कैपेसिटी, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि जो फाइनल कैपेसिटी है वो ज़्यादा आने वाली है,
तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सी डैश क्या आ जाएगा आपका, लेस देन सी आ जाएगा अगर आपने सेपरेशन को बढ़ा दिया तो। ठीक है, सेपरेशन को बढ़ा दिया तो बैटरी रिमूव्ड, सेपरेशन बढ़ा दिया तो सी क्या हो गया, डिक्रीज। चार्ज के बारे में देखेंगे तो सेपरेशन बढ़ा देने से भी चार्ज क्या होते हैं, सेम, क्योंकि चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, सेपरेशन बढ़ाओ या सेपरेशन सेम रखो, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्यू बाय सी है फॉर्मूला, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सी है और सी क्या हो रहा है, कम, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे एनर्जी चेक कर सकते हो, ये वैल्यूज आपको पूरी दोनों तरफ में लिखी हुई है। तो बैटरी रिमूव कनेक्टेड और बैटरी रिमूव्ड, ये दोनों केस में आपने ये बात को समझना है। ठीक है, रिमेन कनेक्टेड जो होगा आपका, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, उसके अंदर देखो कि आपका जो चार्ज है वो डिक्रीज होता है बिकॉज बैटरी इज प्रेजेंट ना, है ना, बैटरी प्रेजेंट है और आप क्या कर रहे हो, सेपरेशन बढ़ा रहे हो। सेपरेशन बढ़ाने की वजह से क्या होगा, सेपरेशन बढ़ाने की वजह से आपका जो सी है वो डिक्रीज होता है। अगर सी डिक्रीज होता है मतलब क्या हो रहा है, चार्ज भी डिक्रीज होना चाहिए ना, फिर तो रिमेनिंग चार्ज कितना रहेगा, क्यू माइनस क्यू डैश गोज बैक टू द बैटरी, ये बैटरी में वापस चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये वाले केस को भी समझ सकते हो। अब दूसरा केस उसके ही बिल्कुल ऑपोजिट, ये वाला केस देखो, ये बिल्कुल ऑपोजिट केस है, मतलब इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, सेपरेशन को डिक्रीज करते हो, है ना, सेपरेशन को डिक्रीज करते हो और कैपेसिटी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी को आप यहाँ पर चेक करते हो। तो ये वाला टेबल भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी बैटरी, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर में, ये नोट करके रखो, क्योंकि ये इसके ऊपर में थ्योरेटिकल इसके ऊपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। क्या यहाँ तक की बात अपनी एकदम क्लियर है? ठीक है, गुड। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 mm, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K equals to 2 of thickness 1 mm is inserted between the plates, the new capacitance will be given by, है ना। क्वेश्चन आसान है समझने में, अगर आसान है समझने में तो सॉल्यूशन में भी आसान होना चाहिए, है ना। तो अपने को क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 mm, यानी कि जो आपको दिया है डी की वैल्यू दिया है, ये डी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ ये है मीटर में, ये आपके पास प्लेट सेपरेशन है। 15 माइक्रोफैराड उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो 15 × 10⁻⁻6 फैराड ऐसा लिख देने का इसको। उसके बाद में बोला है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की K की वैल्यू 2 है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में K की वैल्यू 2 है और थिकनेस उसकी यानी कि T इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर है। एक्चुअली अब ये 2 मिलीमीटर का है D और ये थिकनेस कितने का है, 1 का है, यानी कि 0.5 दोनों तरफ से बचने वाला है। ये वो वाला केस है, पार्शियली फील्ड वाला केस है ये। ठीक है, तो अपने को बोला न्यू कैपेसिटेंस निकालो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे न्यू कैपेसिटी लिखते हैं, न्यू कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन 0/D होता है, तो अगर मैं C डैश लिखूंगा तो ये हो जाएगा A के एप्सिलॉन 0/D। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो अपने पास में इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/D, है ना, ये इनिशियल था, तो फाइनल कितना हो जाएगा, C डैश विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, देखो D - T + T/K। अरे फॉर्मूला याद आया क्या, पार्शियली फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो पार्शियली फील्ड के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज हुआ तो मैं A की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ से कुछ तो वैल्यू उसकी पुट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पहले वाले को सॉल्व करके एप्सिलॉन A लेके आ सकते हैं ना आप यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैंने निकाला, समझो इसमें से निकाला मैंने, तो A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मिल जाती मेरे को। A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट मत करो, बहुत हार्ड जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट मत करो। A एप्सिलॉन 0 की पूरी वैल्यू निकाल लो, C × D कर लो, तो ये हो जाएगा आपका C × D, है ना, C × D। और ये कितना आने वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपके आने वाला है ये 15 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 इंटू D की वैल्यू है 2 × 10⁻3, है ना। तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी बनी, 30 × 10⁻9। ठीक है, ये वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो हम जब इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 30 × 10⁻9 अपॉन D की वैल्यू कितनी है, 2 mm, 2 × 10⁻3 माइनस थिकनेस कितनी है 1 mm, यानी कि 10⁻3 प्लस थिकनेस कितनी है 10⁻3 और डिवाइड बाय K कितना है, K की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करो और ये आपको वैल्यू देगा 20 माइक्रोफैराड का, 20 माइक्रोफैराड का ये वाली वैल्यू देता है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है क्या? ठीक है, कैपेसिटी आपके पास में यहाँ पे थी ना, इसकी कैपेसिटी थी तो वो रख दिया था अपन ने, फिर A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, उसको ले आके यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख के कैलकुलेशन कर लिया, एंड दैट्स ऑल वी हैव
वी हैव गॉट द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देयर इज एन एयर फिल्ड 1 पिकोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, when the plate separation is doubled, the space filled with wax, the capacitance increases to 2 picofarad, the dielectric constant of the wax is, यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखो कि आपको बोला है कि एयरफील्ड जब था तो जब कैपेसिटी थी 1 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड बोलते तो 10⁻12 होता है, ठीक है। और जब उसके बीच में वैक्स आपने फिलअप कर दिया और सेपरेशन क्या कर दिया, डबल, यानी कि डी डैश की वैल्यू कर दिया आपने 2D, है ना, 2D, और के कुछ तो आ गया होगा, के फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी आ चुकी है आपकी 2 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड। तो आपने को बोला है व्हाट इज के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी डैश जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है, सी की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, ए एप्सिलॉन 0/d होती है ना, ये वैल्यू सी की होती है। और इसके बाद में अगर मैं सी डैश लिखता हूँ तो वो होता है ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी डैश, है ना, डी डैश हो जाएगा। तो डी डैश की वैल्यू कितनी है, वैसे अपने पास में 2D है, तो मैं फिर इसको लिख सकता हूँ ए के एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय 2D, है ना। तो इसमें से ए के बाई डी या ए एप्सिलॉन 0/d क्या होता है, ए एप्सिलॉन 0/d बोले तो सी होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको सी डैश इज इक्वल टू के सी अपॉन 2, अरे समझे कि नहीं बात को, के सी अपॉन 2 ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। तो के सी वैल्यू, ये के सी बाई 2 की वैल्यू अपने पास में सी डैश है, सी डैश अपने पास है, सी भी अपने पास है, दोनों अपने पास है ना। ये कितना है, अच्छा वैसे देखा जाए तो आप देखोगे सी डैश की वैल्यू जो आ रही है ना आपकी, सी डैश वो सी का डबल है, एज सी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस सी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ट्वाइस सी रख सकता हूँ, ठीक है। तो के की वैल्यू 4 आ जाती, करके देखो कैलकुलेशन, के की वैल्यू 4 आ जाती है, ठीक है। अरे समझे कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं पूरा, हाँ दिख रहा है, ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a slab of insulating material 4 into 10⁻⁵ meter thick is introduced between the plate of parallel plate capacitor. The distance between the plate has to be increased by 3.5 into 10⁻⁵ meter to restore the capacity of original value. Then the dielectric constant of the material of the slab is, देखो मैंने ये वाला केस आपको जो है ना पिछले लेक्चर में कराया था, और उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर दिया था कि इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो कि क्या हो जाएगा आपके पास में, आपने कैपेसिटी रिस्टोर कर दिया है ना, कैपेसिटी आपने क्या करे, रिस्टोर करे, तो हम लिखेंगे कि कैपेसिटी रिस्टोर्ड बाय इंक्रीजिंग सेपरेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप उसके अंदर में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप सोच रहे हो कि कैपेसिटी को वापस सेम जगह पे लाना है, तो कैपेसिटी और डी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, इसलिए आप क्या करते हो, उन दोनों का इन्वर्स रिलेशन ले लेते हो, और इन्वर्स रिलेशन की वजह से आप जब डी को बढ़ाओगे तो सी कम हो जाएगा और सेम जगह पर यानी कि सेम कैपेसिटी पर वापस आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, देखो देन के का फॉर्मूला था अपने पास में, अपन ने के का फॉर्मूला लिखा था टी अपॉन टी माइनस डी डैश, है ना, ऐसा लिखा था डी डैश। डी डैश क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी डैश क्या होता है, अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर तो मेरे पास में थिकनेस होगा कि अपने पास में दिया है कि थिकनेस 4 इंटू 10⁻⁵ दिया है, 4 इंटू 10⁻⁵ ये वाली थिकनेस दिया अपने को। और डी डैश की वैल्यू जो है, डी डैश की वैल्यू है 3.5 एक्चुअली, है ना, इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये वाली वैल्यू दिया है। तो बस ये जब दिया है तो फिर क्या गम है, अरे है क्या कोई गम नहीं ना, सौरो 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁵ माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 10⁻⁵ कॉमन निकल के कैंसिल, 4 डिवाइड बाय हाफ यानी कि के इक्वल्स टू 8 आना चाहिए। ये हाफ बचेगा ना इसमें से, 3.4 माइनस 3.5 0.5 बचेगा, 0.5 से 4 को काट दिया, वैल्यू 8 आ गई है। तो ये बचेगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस जगह का। अरे हाँ के ना, बोलो जरा, देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि अ स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस बी इज इंसर्टेड, स्लैब ऑफ कॉपर है यानी कि मेटल है, ठीक है, इसका के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन द फिगर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी इफ बी इज इक्वल्स टू d/2, यानी कि जो थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट है वो कितनी है, हाफ ऑफ डी है। देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब विल बी। तो चलो देखते हैं,
हम क्या करने वाले हैं कि बिफोर इंसर्शन, बिफोर का पहले लिखेंगे, बिफोर इंसर्शन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 A बाय D होता है। और आफ्टर इंसर्शन की वैल्यू, आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाय A K बाय D लिख सकता था मैं, अगर पार्शियली फिल्ड ना होता तो A K बाय D लिख देता था, लेकिन पार्शियली फिल्ड होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में D माइनस T प्लस T बाय K। अच्छा, प्लस T बाय K की जगह पे क्या आएगा, देखो T बाय K, K की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये वाला कहाँ चला गया घर को। तो अब क्योंकि ये फॉर, मैं यहाँ लिख दूंगा इसको फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर या मेटल्स बोलो ना, कंडक्टर्स या मेटल्स बोलते हैं उसको, इसीलिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T, ठीक है, ये C डैश की वैल्यू है। तो अब अगर अपन देखते हैं कि T की वैल्यू जो होगी, थिकनेस जो है वो है आपका B के बराबर, और बोला है वो D बाई 2 है ना, D बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा D बाई 2, अगर यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे रख दो ना वैल्यू को, है ना, तो ये वैल्यू को अगर आपने रख दिया तो C डैश की वैल्यू क्या निकल रही है अपनी, C डैश की वैल्यू निकल रही है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या निकल रही है D माइनस T, तो ये हो जाएगा D माइनस D बाई 2, यानी कि D बाई 2 इंच, तो ये क्या हो जाएगा D बाई 2 हो जाएगा, तो D बाई 2 होने की वजह से क्या हो जाएगा 2 पर चलेगा, तो अगर 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, अरे C डैश की वैल्यू आ गई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्या बोला अपने को, C डैश अपॉन C निकालो, इसका रेशियो चाहिए था ना अपने को, देयरफॉर C डैश अपॉन C का रेशियो विल बी एप्सिलॉन 0 A बाई D, एप्सिलॉन 0 A बाई D दोनों में है, तो C डैश अपॉन C क्या आने वाला है 2:1 आने वाला है, 2:1 आने वाला है, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर कैपेसिटर के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, और वैसे भी मैंने आपको कहा है ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉम्बिनेशन हमारे जो हो जाएंगे सीरीज और पैरेलल वाले, उसके बाद में हम कुछ और न्यूमेरिकल इसके फिर से देखेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन वाले देखेंगे इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वगैरह, और उसके अंदर में मैं आरसी सर्किट का भी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। आरसी सर्किट का डिस्कशन बाकी है कि आरसी सर्किट में एक्चुअली रेजिस्टेंस जब रहता है तो चार्जिंग और टाइम कितना लगता है वगैरह, उस पर एकदम बेसिक क्वेश्चन अगर बना तो बनता है नीट में, नहीं तो नीट में तो नहीं चाहता, ठीक है, इसीलिए नहीं पढ़ाया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम उसके अंदर में देख लेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर में बच जाता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है तो वो इस साल के लिए 2020 के लिए हमारे पास में सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है, तो इसीलिए मैं वो वाला चैप्टर, वो वाला टॉपिक वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है वो इसमें नहीं लूंगा। नीट में तो उसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आता, स्टेट बोर्ड के लिए आता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में भी हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो 2020 के सिलेबस में रिड्यूस है, नेक्स्ट ईयर लगेगा तो जब पढ़ लेंगे, ठीक है। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।